नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें जितने भी याचिका डाले गए थे 70 बीपीएससी एग्ज़ाम में अनियमितताओं को लेकर री एग्ज़ाम के इशू को लेकर के उन सभी याचिका को खारिज कर दिया गया है आयोग पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और पटना हाई कोर्ट ने माना है कि कोई भी सबूत पुख्ता नहीं है किसी के भी पास में, किसी भी अभ्यर्थी के पास में जो याचिका करता है उनके पास में, कि उनके किसी भी आरोप की पुष्टि की जाए। सभी आरोप को मैंने पूरा फैसला पढ़ा है, पूरा फैसला हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने डिटेल पढ़ा है, जिसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। जिसमें ये भी है कि भाई 1 बजे में पेपर ट्विटर पे आ गया था, उसके पश्चात से कई सारे सेंटर पर बच्चों ने लगाए थे आरोप की अनियमितताएँ देखी गई। खगड़िया के कुछ सेंटर पर शायद या कुछ बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उनको सरकारी जो पैसे हैं वो खर्च करके उनको रखे गए। सभी आरोप, जितने भी आरोप आप सोच सकते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर डिस्कस किए गए। खान जीएस के बहुत सारे सवाल मिल गए किसमें पेपर में, ये भी डिस्कस किया गया। कोचिंग संचालक जो हैं वो आयोग से मिले हैं 30 नवंबर को, ये भी डिस्कस किया गया। हर चीज़ को डिस्कस किया गया है, सारे आरोप इसमें आपको पहले दिखेंगे। उसके बाद से आरोप के पश्चात आपको दिखेगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग फैसलों का आधार पर, जो पहली बार मैंने जीवन में इतना डिटेल में कोई फैसला पढ़ा है, रेफरेंस दिया गया है और जितने भी आरोप हैं उसको गलत साबित करते हुए और अंत में फिर आपको फैसला दिखाई देगा। उस फैसले में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है कि 1 बजे में जो पेपर लीक हो गया था एक्स पर, ट्विटर पर, तो वो पेपर किसी भी परीक्षार्थी के पास में नहीं पहुंचा, क्योंकि 1 बजे में सभी के सभी परीक्षार्थी परीक्षा भवन के अंदर में थे, क्लासरूम में थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। आप ही मुझे बताइए कब आपको पता चला, अगर आपका बापू सभागार पर एग्ज़ाम नहीं था, कि पेपर लीक हुआ है? जो आप एग्ज़ाम दे के निकले हैं तब पता चला है ना। आप तक पेपर पहुंचा था क्या 1:05 पर, 6 मिनट पर? पहुंचा होता तो कट ऑफ इतना कम जाता नहीं ना। ऐसा इसमें कहा गया है कि किसी भी परीक्षार्थी के पास पेपर नहीं पहुंचा। दूसरा जो बात किया गया कि भाई कोचिंग के किसी नोट से मिल गया, उसको महज एक संयोग माना गया कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आईआईटी या किसी और एग्ज़ाम में किसी कोचिंग के किसी प्रश्न से मेल खा जाते हैं, डेटा चेंज होता है केवल, तो क्या उसको पेपर लीक मान लिया जाए? तो इसको खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक को भी हाई कोर्ट ने बोला है कि कोचिंग संस्थान जो हैं वो एक स्टेक होल्डर्स नहीं हो सकते हैं, वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होने चाहिए, और जम के कोचिंग संचालकों को लताड़ा है। लेकिन हाई कोर्ट को यहाँ पर एक चीज़ सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, मैं तो कम से कम पूछना ही चाहूँगा। क्या पूछना चाहिए? कोचिंग कहाँ पर होते हैं? कोचिंग किस प्रकार के राज्य में होते हैं जज साहब? वहाँ पर होते हैं जहाँ पर सरकारी एजुकेशन फेल होता है। सरकार को पूछिए कि आपके यहाँ पर कोचिंग क्यों है। ग्रेजुएशन 4 साल में नहीं करवा पाती आपकी सरकारें, सिलेबस क्या पढ़ाएंगी? कोचिंग इसीलिए है। 4 साल ग्रेजुएशन कर लिया, बच्चे को 1 पेज आंसर लिखना नहीं आ रहा है, कौन सिखाएगा? आपके प्रोफेसर सिखा देते तो हमें सिखाना नहीं पड़ता। कोचिंग संचालक बुरे हैं? बिल्कुल हैं, बिजनेस है, हर चीज़ है। आप सिखा लेते तो हम नहीं कर पाते। आपने नहीं सिखाया, सरकार ने नहीं सिखाया, इसीलिए कोचिंग संस्थान है। बेसिक गणित सिखाने के लिए भी कोचिंग संस्थान है, इंग्लिश सिखाने के लिए भी कोचिंग संस्थान है, क्योंकि आपने नहीं सिखाया। ठीक है। बहुत सारे रेफरेंस दे देकर कोचिंग संस्थान के ऊपर में सवाल उठाए हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, खामियां गिनाई है। एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्यों है कोचिंग संस्थान। तमिलनाडु में तो नहीं है, चीन में तो नहीं है ना, किसी यूरोपियन देश में भी है तो हैं क्या कोचिंग संस्थान? इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं कि ये कोचिंग का शिक्षक कहीं पर भी चला जाए। आपके देश में है, हमारे देश में है। क्यों है? क्योंकि सरकारी तंत्र में शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ग्रेजुएशन 7-7 साल में होता है जिस बिहार में, वहाँ पर कोचिंग नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? पत्र लिखना नहीं आएगा बच्चों को, अगर कोचिंग 10th 12th 5वीं 6ठी 7वीं
जन्म लेते ही कोचिंग नहीं पकड़ेंगे तो आपके शिक्षक शायद उस लायक नहीं होंगे। लायक होंगे तो पढ़ाई नहीं होता होगा स्कूल में पढ़ाई होता होगा, कॉलेज में पढ़ाई होता रहता तो कोचिंग नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं। तो कभी खुद के अंदर भी झांकना चाहिए। बहुत सारे आरोप लगाए इन्होंने, आरोप का फिर इन्होंने ये भी बताया अंत में, सबसे अंत में चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन की भी बातचीत हुई है। नॉर्मलाइजेशन को कहीं न कहीं कोर्ट ने इग्नोर कर दिया है, सही प्रक्रिया माना है इसको, और बोला है कि बहुत सारे परीक्षाओं में जहां पर 2 अलग अलग पेपर हो जाते हैं वहां पर सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाना कोई अवैध तरीका नहीं है। और ये भी कहा है कि इसमें अलग अलग अपरिहार्य संभावना कठिनाई जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, व्यक्तिगत असुविधाएं अपरिहार्य है। यानी कि इंग्लिश से पढ़िएगा, गूगल ट्रांसलेटेड है कि किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचे इसकी संभावना बहुत कम होती है नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध शुरू हुआ था एग्जाम से पहले, उसकी भी डिटेल में चर्चा की गई है कि अलग अलग कोचिंग संचालक उस विरोध में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनको अपने यहाँ पर उपस्थिति और दर्ज करवानी थी, बच्चों को एडमिशन लेना था। इस तरह के चीज़ें बताई गई हैं इसमें। ये भी बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसके लिए फिर आयोग ने बोला कि हम कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। कि विरोधाभास मैं आपको दिखाता हूँ। आयोग ने पत्र जारी करके बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं, और यहाँ पर हाई कोर्ट है जो ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण किसी को भी व्यक्तिगत असुविधाएं नहीं हो सकती हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी को विशेष लाभ नहीं दिया जाता, किसी का विशेष नुकसान नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर कहा गया है। अगला चीज़ जो है, इसमें कई सारे जगहों पर आपको दिखेगा जो आरोप लगाए गए हैं जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उस आरोप के समक्ष उसके सपोर्ट में कोई भी सबूत नहीं रखा गया है। कोई भी सबूत नहीं रखा गया है। हमारे पास में कभी कोई प्रूफ नहीं था। कहाँ से आएगा प्रूफ? बच्चे तो एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय। सीसीटीवी वगैरह की बातचीत हुई कुछ समय पहले। खान सर जो हैं उन्होंने भी सबूत वगैरह की बातचीत की, लेकिन कोर्ट में तो कोई सबूत नहीं दिखा है। कोई भी सबूत नहीं दिखा है। अब कहाँ गए वो सबूत? अगर सर ने बात की तो दिया नहीं या दिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उन पे सवाल उठाऊं, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास उतनी सारी विशेषज्ञता है। शायद दिया ही होगा या नहीं भी दिया होगा, आप सभी बेहतर समझते हैं। अगर नहीं दिया उन्होंने सबूत, उनके पास था, ट्रेजडी का बातचीत कर रहे थे, ट्रेजडी के बारे में कुछ बता रहे थे, बैंक अकाउंट के बारे में कुछ बता रहे थे। अगर वो सब चीज़ें थी, अगर दी जाती तो केस का फैसला कुछ और होता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि वो सब चीज़ें दी गई हैं। और अगर था नहीं तो फिर चर्चा क्यों किया गया? खैर, वो बड़े शिक्षक हैं, वो समझेंगे। लेकिन बातचीत यहाँ पर ये है कि फैसला आ गया है। सबूतों के अभाव में इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया है कि किसी प्रकार का सबूत किसी भी उम्मीदवार के पास में था ही नहीं पेपर लीक के सपोर्ट में। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य बड़े पैमाने पर कदाचार पेपर लीक केवल फेसबुक पर ही है, एक्स ट्विटर के परीक्षा के बाद है। कहीं पर भी कोई परीक्षा से पहले, शुरू होने से पहले या फिर परीक्षा हॉल प्रवेश करने से पहले बड़े स्तर पर लीक की कोई भी बातचीत है ही नहीं। सबूत नहीं था हमारे पास, आपके और मेरे पास। विभिन्न केंद्रों पर सफलता दर जो अलग अलग है उसके बारे में भी ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कई बार यूपीएससी में दिल्ली से सबसे ज़्यादा रिजल्ट आता है। यूपीएससी से दिल्ली से सबसे ज़्यादा रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है या पेपर उनको आसान दिया गया है। दूसरी चीज़ ये भी रही कि अलग अलग एग्जामिनेशन करवाए गए। 4 तारीख को अलग एग्ज़ाम हुआ है और 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही उन्होंने हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कुछ सीमित अभ्यर्थियों का अलग एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो। इसीलिए यहाँ पर भी कोई विशेष सुविधा नहीं दिया गया है। ये भी एक परीक्षा की ही प्रक्रिया का भाग था, ऐसा इस फैसले में लिखा हुआ है। कृपया करके फैक्ट्स को समझिएगा, जो सारा मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ आपको। अब अगर हमारे पास सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट हम जाएं, उससे क्या लाभ होगा?
वो भी तो सबूत ही देखेगा, बिना सबूत के तो वो भी नहीं स्वीकार करेंगे। सबूत कहाँ से आएगा? इतने बड़े बड़े मास्टर हैं, वो सब शायद कहीं से अरेंज कर लेंगे। कुछ उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, राज्य के खर्च, विशेष सुविधा वगैरह की जो चीज़ें थी, इससे भी पेपर लीक होने का कोई भी हमें वो नहीं मिलता है कि पेपर लीक हुआ है अगर किसी व्यक्ति को विशेष सुविधा दी गई है। तो ये भी यहाँ पर चर्चा कर दी गई थी। बीपीएससी को बोला है पटना हाई कोर्ट ने। अंत में आपको कंक्लूड करूँगा। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। अस्थायी आधार पर विशेषज्ञों का एक गठित आयोग गठित किया जाएगा जो सुरक्षा उपायों और समग्र समीक्षा सुनिश्चित कर परीक्षा का प्रबंधन करेंगे। आयोग को संरचनात्मक बनाना होगा। प्रक्रिया में कमजोरियों को दूर करने के लिए परिवर्तन, एसओपी को आगे बढ़ाने के प्रयास की आवश्यकता है। एसओपी जो बनाए जाते हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, नियम कानून कायदे जो बनाए जाते हैं, उसका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। ये भी आयोग को कहा गया है कि आप एक उच्च स्तरीय समिति गठित करें, सुरक्षा उपाय की समग्र समीक्षा करें, रिव्यू करें उसका, और उसके बाद से आपको जो स्ट्रक्चरल आपके अंदर दिक्कतें हैं उसको भी दूर कीजिए। एसओपी जो आप ही के बनाए हुए नियम कानून कायदे हैं उसका अक्षरशः पालन कीजिए। अगला इन्होंने बोला है, एक और चीज़ बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, शिकायतों के लिए अलग से विंग बनाया जाना चाहिए। अभी आपके साथ में कोई दिक्कत होता है, कहीं पेपर में चोरी चकारी होती है, कहीं पर कोई शिकायत होता है, तो आप मुझे मैसेज करते हैं, टीचरों को मैसेज करते हैं, आप ईओयू को मैसेज करते हैं। ऐसा मैसेज का तंत्र, ऐसा तंत्र आयोग के पास में भी होना चाहिए। ये भी कहा है हाई कोर्ट ने कि आपके पास में भी एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो इन शिकायतों को सुन सके। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। कृपया मेरे शब्द अगर आपको कान में चुभें, बुरा लगे, तो मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ में अगर आप वाकई उनका भला करना चाहते हैं तो सच बोलिए, जो बहुत कम लोगों को पचेगा। सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना, वहाँ से फैसला आना, इसमें समय लगेगा। क्या आपका उम्र नहीं निकल रहा है? इसमें समय लगेगा। हमारे पास प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। अगर होता तो हाई कोर्ट में भी दिया जाता। जिन्होंने बातें की वो केवल बातें थी। अगर वाकई सबूत होता तो दिया जाता, और अगर है वाकई, क्यों नहीं दिया गया ये नहीं पता। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने तो यही बोला है कि कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास, यानी कि नहीं दिया गया है। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो केवल बातें ही रह गईं। हकीकत में हमारे पास कहानियाँ अधिक थी, आरोप अधिक थे, जुनून भी था, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं था। बच्चों के पास प्रूफ आने की संभावना तो बहुत कम हो जाती, क्योंकि बच्चे तो उसमें एग्ज़ाम दे रहे थे। बड़े बड़े सोर्स पैरवी वाले शिक्षक लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया, लेकिन अंततः हमारे पास नहीं है। मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ। जो बच्चों का नहीं हुआ है पीटी, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। क्या ये सच नहीं है कि निगेटिव मार्किंग के कारण आपके मार्क्स कम हो गए, आप कट ऑफ से बाहर हो गए? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है इतने कम कट ऑफ जाने के बावजूद आप कट ऑफ से बाहर हो गए? इसमें यह भी कहा गया है कि परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन गलत था, ये भी आरोप है। लेकिन उसका भी यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि आयोग ने हटाया, बाकी विशेषज्ञों से सलाह मशविरा भी किया गया है। तो वो आरोप भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। परीक्षा के लेवल की बात की गई थी, उसमें भी बोला गया कि आयोग के हाथों में होता है, जिसमें सामान्य स्तर के सवाल पूछे गए हैं, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर बात ये है कि अगली बार कैसा परीक्षा में सवाल आएगा ये आप और मुझे नहीं पता है। क्या आपकी तैयारी सरप्राइज़ को हैंडल करने की थी? क्या आपके मार्क्स 100 मार्क्स आए और आप फिर भी बाहर हैं? आपके मार्क्स कट ऑफ को क्यों नहीं पार कर पाया? एक बार तो खुद के अंदर झांकिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीपीएससी बिल्कुल पवित्र है, पटना हाई कोर्ट ने सही फैसला दिया है, कई सारे चीज़ों को इग्नोर किया गया है। माना है पटना हाई कोर्ट ने कि बापू परीक्षा भवन जो है
उस पर अनियमितताएँ हुई है, लेकिन उसने उसमें भी आयोग के पक्ष को भी सही मान लिया कि अनियमितताएँ हुई तो हमने एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया। जबकि बापू परीक्षा भवन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन का सेंटर है, एक ज़िले के बराबर में है, फिर भी कैंसिल नहीं किया। वहाँ पर ये तर्क दिया गया है कि जिन बच्चों ने परीक्षा पास किया है उनके साथ हम अन्याय नहीं कर सकते हैं, फिर से इतने बड़े स्तर पर एग्ज़ाम लेना सही नहीं होगा। वहाँ पर 66 बीपीएससी में जो हुआ था उसका वहाँ पर दिया गया है कि सीमित स्तर पर कुछ ही बच्चों का कुछ ही विशेष सेंटर पर एग्ज़ाम लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब आप एक बार सोचिएगा कि किस तरह से सुधार किया जा सकता है, कहाँ पर कमी रह गई जिसके कारण से प्रीलियम नहीं हुआ, ये ज़रूर सोचिएगा। आगे क्या करें सर? आगे पढ़िएगा, 71 बीपीएससी के लिए पढ़िएगा, और अगर कोई इस तरह के वीडियोज़ या इस तरह की चीज़ें आते हैं तो कृपया उनसे दूर रहिएगा। उन्हें भी बोलिएगा कि मत करो, अब ये सब चीज़ें बंद कर दो। मुझे पता है मुझे बहुत सारे लोग आप सब गाली देने वाले हो, अलग अलग चीज़ें बोलने वाले हो, लेकिन मुझे सच बोलना होता है। डरता तो मैं किसी से हूँ ही नहीं पृथ्वी पर। सच यही है कि पढ़िएगा, 71 बीपीएससी के लिए पढ़िएगा। 71 बीपीएससी नज़दीक है। इलेक्शन से पहले अगर होगा तो सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगर इलेक्शन के बाद होगा तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नोटिफिकेशन तो कुछ भी करके आचार संहिता लागू होने से पहले ही आना है, और जैसा उम्मीद है इसमें भी अच्छे खासे सीटों की संख्या होगी। 70 के बाद अगर कोई बीपीएससी में सबसे बड़ी बहाली होगी तो शायद वो 71 बीपीएससी ही होगा। इससे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप पढ़िए। इतने दिनों से ही मैं बोल रहा था कि पढ़िए। री एग्ज़ाम का मुझे कहीं से इसीलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि सारी हियरिंग मैंने सुनी थी बैठ करके। उसमें भी यही था हियरिंग के समय भी कि केवल कहानियाँ बताई जा रही थी, सबूत नहीं था। बोलना पड़ेगा ना खुल के, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं था सबूत, नहीं है अभी भी, झूठ बोला गया। बीपीएससी के बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना सबसे आसान है। 2-4 वो शायरी सुनाओ, 2-4 वो हवाबाजी करो, सारे उड़ने लग जाते हैं। नहीं था भाई, होता तो हम जीत रहे होते। ठीक है, बात सच्चाई यही है। सच बोलना चाहिए, आपका अच्छा चाहता हूँ इसीलिए सच बोलो। मुझे भी बुरा लगता है। पटना, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, प्रयागराज में आना बहुत आसान है घर से तैयारी करने के लिए, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है आपकी स्थिति क्या हो रखी है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन उससे निकलने का साधन होता है सत्य को पहचान करके मेहनत करना। मेहनत ये है कि 71 बीपीएससी के लिए तैयारी कीजिए, पढ़िए अच्छे से। इस अध्याय का अंत करके, ये अध्याय अंत हुआ है, पढ़िए आगे अगले एग्ज़ाम के लिए, या कुछ और करना है तो उस दिशा में बढ़िएगा। उम्र जा रहा है, साल जा रहा है, वर्ष जा रहा है, और समय बर्बाद हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, मेंस अपने समय पर होगा और आयोग थोड़ा सा बेलगाम होगा, ये भी तय है। आयोग बेलगाम होगा क्योंकि उसके पक्ष में फैसला आया है, उसकी बहुत सारी गलतियों को इग्नोर किया गया है। हमारे पास अपने कैरियर बनाने का समय है ये, या किसी संवैधानिक आयोग से लड़ के उसको सुधार करने का कैरियर समय है? बताइएगा मुझे। कैरियर बनाने का आपका समय है तो उसके दिशा में सोचिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे मेरे जान पहचान में ऐसे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करके पीटी पास हुए हैं, सोच भी नहीं सकते कि वो चोरी करके आए होंगे, सोच भी नहीं सकते। आपका भी नाम होगा अगली बार अगर मेहनत करेंगे तो। मेरी बातों का बुरा लगा हो तो भी मैं ये चीज़ आपके सत्य के लिए ही बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। ओके, ये वीडियो ऐसे ही था, इसीलिए मैंने बनाया है ताकि आप सही दिशा में देखें, सही दिशा में आगे बढ़ें। किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी भी शिक्षक के लिए कभी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। सभी मेरे लिए सम्मानित होते हैं, आप सभी भी सम्मानित हैं। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, मैंने हमेशा ही बोला है कि वो कोई ख़राब स्टूडेंट नहीं है। जिनका 70 में नहीं हुआ वो भी शानदार स्टूडेंट है, लेकिन सरप्राइज़ को हैंडल नहीं कर पाए, वो निगेटिविटी को कम नहीं कर पाए, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा लग गई उनके एग्ज़ाम में। सरप्राइज़ को हैंडल कर लेते तो हो जाता उनका, अगली बार हो जाएगा। ठीक है,
तो पढ़िएगा, अभी इसे 71 के लिए पढ़िएगा। मैंने 2-4 दिन पहले ही गाइडेंस रिलेटेड वीडियो डाला था, होली से दिवाली तक के लिए पूरा प्लान करके समझाया था। उस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा किसी भी स्तर पर होगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।